अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन पे यकीनन बात करेंगे और उस पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है और आप इस वक्त मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, हमारे दरमियान मौजूद है। और हमारे साथ मौजूद है सर नईम अहमद खान, प्रोफेसर डॉक्टर और वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के। यकीनन मायनाज़ शख्सियत हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को सलाम मोहब्बत, सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। यकीनन आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने यूनिवर्सिटी टाइम प्रोग्राम में एजुकेशन के हवाले से। पहले हम डॉक्टर रुखसार अहमद की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, एक अमूमन ये बात सामने आती है कि जो सिस्टम हमारा बना हुआ है एक एजुकेशन के हवाले से, खासकर अब कोरोना या कोविड भी सामने आया हुआ है, तो इस सिलसिले में आप थोड़ा-सा हमें बताइए, बल्कि रहनुमाई कीजिए कि यूनिवर्सिटियाँ किस तरीके से अपना काम कर रही हैं? सबसे पहले तो ये कि बहुत-बहुत शुक्रिया शाकिर साहब आपका और प्रोफेसर डॉक्टर नईम साहब, वर्दी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान। मैं इनको भी वेलकम करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से। इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह डॉक्टर साहब एक जो इस वक्त पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं, चूंकि मैं इससे फायदा उठाऊंगा कि इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर नईम साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं और इनका बड़ा जो रिच एक्सपीरियंस है, तो उसका फायदा उठाते हुए मैं यही एक चीज सामने रखूंगा कि हैं वाइस चांसलर्स हैं, इस तरीके से हम पाकिस्तान का जो में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तालीम अपनी जगह है, हम तालीम दे रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की ग्रोथ में, प्रोस्पेरिटी में हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम किस तरीके से लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर को चेंज करने में कामयाब हुए, हम किस तरह से लोगों का के अंदर ईमानदारी पैदा करने में हम किस तरह से, हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो नई जनरेशन है, नई यूथ है, उसको हमें उस रोड मैप पे लेकर आना है, जहाँ पर वो ईमानदारी। देखिए ना, हर शख्स ये कहता है करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। ये तो हम सुनते-सुनते सुन ही रहे हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन उसको ख़त्म कैसे किया जाए, कैसे अच्छे काम किए जाएँ, मिसालें कैसे कायम हों। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब अगर इस पे रोशनी डालें, तो बड़ी हमें सबको, चूँकि ये प्रोग्राम जो है वो पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाएगा। तो डॉक्टर साहब प्लीज़। बिल्कुल, यहाँ गुफ्तगू भी करेंगे और बिल्कुल ये बात सही है कि इस वक्त जो एजुकेशन के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, वो बिल्कुल हमारे दरमियान में मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नईम अहमद खान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप गिलगित बल्तिस्तान के आप वाइस चांसलर भी हैं और यकीनन आप जैसी शख्सियात जो होती हैं, वो हमारे इल्म को, हमारी आगाही को, हमारे शऊर को, हमारी अक्ल को और हमारे लिए एक रहनुमाई का एक आप रोल मॉडल भी हैं। ये बताइए कि एजुकेशन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या उस टॉप 10 में आ रहा है एजुकेशन के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरी यूनिवर्सिटी का जो असल सही नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान। और वहाँ पे एक और हमारी यूनिवर्सिटी थी, आज से 20 साल पहले बनी, काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो गिलगित में KIU। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं तकरीबन कोई 40 साल लाहौर में रहा, कोई 15-16 साल मैं पंजाब गवर्नमेंट में खिदमात देता रहा। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और सबसे कदीम यूनिवर्सिटी, हमारी पूरे पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों की जो माँ है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, वहाँ मैंने 15 साल सर्व किया एज रजिस्ट्रार भी और एज प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और एज डीन ऑफ लाइफ साइंसेज। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से एक बहुत छोटी और नौजायदा यूनिवर्सिटी में जो मेरा ये सफ़र था, ये पाकिस्तान का एक अच्छा सफ़र है कि आज पूरे पाकिस्तान में 228 के करीब यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं। ये देखिए कि 1882 में
पहली यूनिवर्सिटी जब ये बनी पंजाब यूनिवर्सिटी, तो एक ब्रिटिश ट्रेडिशन जो थी यूनिवर्सिटीज़ की वो बड़े सगीर में आई, और वहाँ से और ख़ास तौर पे जो हमारे कराची के सपूत थे डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उन्होंने ये पिछले जो 10-12 सालों में जो एक हायर एजुकेशन के मिशन में जो एक्सपेंशन की और उसमें जोर भी दिया क्वालिटी का, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्वांटिटेटिव जंप तो हो गया, बहुत बड़ा गया। अब तकरीबन यहाँ कहा जाता है पंजाब में कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी या तो बन गई है या बनने जा रही है। तो एक्सेस टू यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन, ये तो हमने पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन थी उसकी तरफ ये बहुत बड़ा एक कदम है। लेकिन बहरहाल ये बहुत अर्ली है कहना कि जी हम अगले कुछ सालों में टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हमारी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जो कि एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, वो शायद टॉप 500 में कहीं ना कहीं किसी न किसी दफ़ा आ जाती है कुछ डिसिप्लिन में। तो लेकिन जब तक हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अपनी पाकिस्तानी सोशो इकनॉमिक्स के साथ रेलिवेंट नहीं करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ इसको रिलेट नहीं करना, 21st सेंचुरीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, कि अब आप नॉलेज इकोनॉमी को जनरेट करते हैं यूनिवर्सिटी से, और ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी से जो पुराना नॉलेज है उसको तो शेयर करती है, लेकिन असल में वो हर महीने हर नए साल में नई पेटेंट और नई टेक्निक्स और नई इजादात के ज़रिए वो दुनिया को लीड करती हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो पुराना पाकिस्तान का एग्रीकल्चर का जो निज़ाम था, जिसमें हम गंदम पे और कपास पे और कपास की एक्सपोर्ट पे और इस तरह के रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की इस ग्लोबल इकोनॉमी में हम उससे कम्पीट कर सकेंगे। तो ये एक इब्तदा हुआ है, लेकिन बहुत लंबा सफ़र है। और फिर दूसरी बात यह कि जैसे हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इल्म हासिल करें चाहे आपको चीन जाना पड़े, तो पाकिस्तान में भी अभी तक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ आइसोलेशन है। हम ग्लोबल दायरे से बाज़ दफ़ा दूर होते जाते हैं, आइसोलेट होते जाते हैं, बाज़ दफ़ा एंटी ग्लोबलिज्म की तरफ चल पड़ते हैं। मगरब के साथ शायद बाज़ दफ़ा हम सियासत की जो हमारी डिफरेंसेस होती है उसकी वजह से हम अपना उनके साथ इल्म का जो दरवाजे वो भी बंद कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दुनिया के, जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, टॉप G7 है, G20 है, या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, कोरिया है, जापान है, चाइना खासतौर पे हमारा नेबर है, तो वो कहते हैं कि आप अपने मोहल्लेदार से सबसे ज़्यादा मुतासर भी होते हैं और उससे सीखते भी हैं। तो मुझे तो ये समझ आती है कि हमें चाइनीज़ मॉडल को ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए। CPEC की जो मैं समझता हूँ कि एक कल्चर है, रोड्स बन जाएंगी, नेटवर्क बन जाएगा कनेक्टिविटी, लेकिन जो काम करने का और जो कल्चर है चाइना से अगर हम लेंगे तो फिर हम सरप्लस इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस साबित कर सकेंगे और दुनिया की में उसको सस्ता बेच के तब जाके हम कम्पीट कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ कुछ पुराने जो उलूम हैं उसको तो तारफ़ कराती रहती हैं, बच्चों को रिमाइंड भी कराती रहती हैं। पूरी पाकिस्तानी स्टेट ने, हमारे मुख्तलिफ इदारों ने और साइंसदानों ने मिलकर तकरीबन 50 साल लगा के तो हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहरहाल एक ब्रेक थ्रू किया। किसी हद तक हमारी जो नेशनल लेवल पे जो पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में लीडरशिप थी, एग्रीकल्चर रिसर्च में, एक्सपेंशन में, और वो खासतौर पर एक एग्रीकल्चर फील्ड है, तो उसको भी हम मेंटेन नहीं कर पाए। अब देखिए कि पिछले 8-10 सालों से हम चीनी इंपोर्ट करते हैं, बाज़ दफ़ा ये हमें एग्रीकल्चर और वेजिटेबल्स भी इंपोर्ट करनी पड़ती, तो बहरहाल हमें जो अपनी जो हमारे एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज थी उसको भी हम वो यूज़ नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान में आप देखिए कि मादनियात के मतलब कहा जाता है कि वहाँ पे रेकोटेक में और सेंडक में सोने और तांबे के जो ज़खायर है वो सतह पे पड़े होते हैं, ऑन द ग्राउंड सरफेस पे आपको मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास मिनरल एक्सप्लॉयटेशन की ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास नो हाउ थी, ना कोई हमारे पास जदीद मशीनरी थी, और जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका के मुल्कों ने और उन लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट किया और हमें इंतहाई जिसे कहते हैं कि डिसएडवांटेज रेट्स पे उन्होंने वो लूट मार का एक निज़ाम किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी कौम अपने आप को इन उलूम से, अर्जियात के उलूम से, बायोटेक्नोलॉजी के उलूम से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के उलूम से, IT से और दूसरे मामला से अगर हम इसको लीडरशिप नहीं देंगे तो दुनिया की दूसरी अक़वाम हमें, हमारे रिसोर्सेज को वो यहाँ से चोरी भी करेंगी, लूट पाट करेंगी, और इंतहाई सस्ते अंदाज हम उनके साथ उसका ट्रू जो वर्थ है वो बार्गेन नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटीज़ का
उलूम का और इकोनॉमी का और दुनिया भर की जो ट्रेड का ये बहुत बड़ा एक और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का एक आपस में चोली दामन का साथ है। तो एक जिम्मेदार और पढ़ी लिखी कौम के तौर पे हमें अपने आप को फौरन जो मौजूदा WTO कह लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ उसके मुताबिक अपने आप हमारी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स है बाज़ दफ़ा उनकी सर्टिफिकेशन ही नहीं होती। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो कहते हैं जी कि आपकी चूंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो एनवायरनमेंट को ज़ाया कर देते हैं। बाज़ दफ़ा वो हम पे लेबल लगा देते हैं जी आपका चाइल्ड लेबर की वजह से ये खिलौने बन रहे हैं या कारपेट बन रही है या गारमेंट्स बन रहे हैं, तो हम आप पे पाबंदी लगा। तो हमें दुनिया को ये बताना है जी कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है दे आर एज सेफ एज एनी अदर, और ये इल्म से ही हासिल होता है। और हमारी यूनिवर्सिटियों को अपना तमाम जो करिकुलम है उसको डाइवर्ट करना है इन मौजूदा तकाजों के मुताबिक। सही। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर साहब, एक एक अहम सवाल ये भी तो है कि इस वक्त जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें इस वक्त क्या-क्या पढ़ाया जा रहा है और वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है और किस तरीके से अवार्ड के लिए नॉमिनेट होगी? कोई इस तरह के आपके अक़दाम ज़रूर हमें आगाही दें। देखिए, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान का वो रीजन जिसके मैं गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, वहाँ पे हाईएस्ट वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स है, विमेन एजुकेशन पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में है, और पावर्टी भी अपने उरूज पे है। सबसे गरीब तरीन लोग गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं। और मुझे ये एजाज़ है कि एक नई यूनिवर्सिटी जिसका नोटिफिकेशन 2017 में सदर ममलकत हमारे चांसलर उन्होंने किया, और 4 सालों में हमने तकरीबन कोई 11 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वहाँ पे शुरू किए हुए हैं, 6 MPhil के प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। हमारे स्कर्दू शहर जो बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर है वहाँ पे 7 कैंपसेस मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं। कुछ हमने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को हायर किया, कुछ 2 रेंटल पोजीशंस पे थी, और खासतौर पे एक नई यूनिवर्सिटी के लिए जो सिर्फ 3.5 साल पुरानी है, मैं जून 2018 में पहला फाउंडिंग वाइस चांसलर वहाँ गया। तो हमने इन 3 सालों में 3.5 साल में 4 कॉन्वोकेशन मुकम्मल किए। डिस्पाइट कोरोना हमारी यूनिवर्सिटी ने एक दिन भी ज़ाया नहीं किया, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी एक्सपर्टीज ये थी कि हमारा सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट था वो बहुत आला था। और मैं जब 2018 में गया उस वक्त कोविड का निशान नहीं था, लेकिन मैंने इनसे कहा कि चूंकि गिलगित बल्तिस्तान की जो 30-40 वादियां हैं, वैलीज हैं, जहाँ रिमोट है, एक वैली से दूसरी वैली में जाने में हिमालय और कोराकरम के उन पहाड़ों में संगलाक पहाड़ हैं, एक्सेस नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि हमें हो सकता है यहाँ पे ये ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन का ही टूल इस्तेमाल करना पड़े ताकि लोगों को लैंडलॉक्ड वैलीज में कैसे एक्सेस करें। तो वो सॉफ्टवेयर जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम था वो हमने लॉन्च किया। और 2020 में जब ये कोविड-19 का वबा फैली तो मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर अपनी तमाम क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया। सो पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि वी वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू गो ऑनलाइन। मार्च की 10 को हमारी यूनिवर्सिटी विंटर वेकेशन के बाद खुली 2020 में, तो मार्च 13 को हम ऑनलाइन क्लासेस तमाम स्टूडेंट्स की हम कर रहे थे। हमने वी वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने ऑनलाइन एग्जाम्स की पॉलिसी बनाई और ऑनलाइन एग्जाम लिया। तो मैं समझता हूँ कि फिर हमने HEC ने हमें कहा कि आप ये जितना भी एग्जाम की पॉलिसी है और ऑनलाइन एजुकेशन की पॉलिसी है, क्वालिटी है, इसको हमारे साथ शेयर करें। तो हमने बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ उसको शेयर किया। तो अगरचे एक छोटी यूनिवर्सिटी, चूंकि हम अभी 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा, हमारे जो पूरे इलाके की आबादी शायद 30-40 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास ना सिर्फ ये एक सक्सेस स्टोरी है कि हमने गिलगित शहर के अंदर जो स्कर्दू से तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर है, वहाँ के 4 कॉलेजेस ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के साथ एफिलिएशन किया है। तो एक नई यूनिवर्सिटी के साथ जब 12 कॉलेजेस ने एफिलिएट कर लिया गिलगित में, बल्तिस्तान से और दूसरे इलाकों से, तो ये एक हमारे ऊपर ट्रस्ट था। हमने ना सिर्फ अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में ये ऑनलाइन का सिस्टम चलाया कोरोना के दौरान 2020 के जो स्प्रिंग सेमेस्टर था, बल्कि हमने एफिलिएटेड कॉलेजेस को भी दिया और वहाँ के जो पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस को भी दिया। उससे ये हुआ कि पूरी कम्युनिटी को हमने एक मोबिलाइज किया। और अल्लाह का शुक्र है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट्स गिलगित बल्तिस्तान में लॉक हो गए थे और वो कैंपस बंद होने की वजह से, हमने उनसे कहा कि आप हमारे LMS के जरिए, हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए और हमारे कैंपस में जो लैब्स हैं उनके जरिए आप कायद यूनिवर्सिटी को एक्सेस करें। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के वाइस चांसलर साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कोई 50-60 स्टूडेंट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो कहते हैं कि हम लाहौर में अपने लेसन्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप, मेरा ख्याल है कि हमने कोई इस तरह की छोटी-छोटी सक्सेस स्टोरीज हैं। PSDP प्रोजेक्ट हमारा तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुका है। हमारी और ये था कि हमने एक
इस दफ़ा एक 21st सेंचुरी के जो लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट थी, अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई साथ, चूंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 2021 में जो 11 साइंसदानों को उस इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट में शामिल किया गया, 11 उनके जो फैकल्टी मेंबर्स थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 लोगों को उसमें शामिल किया गया। तो मेरी यूनिवर्सिटी की खुशी इंतहा ना रही जब हमारे 5, जिसमें एक मैं था और मेरे 4 दूसरे कोलीग्स थे, हमें उस इंटरनेशनल, चूंकि उसमें होता है इम्पैक्ट फैक्टर के जरिए आपका जो साइटेशन है, जो ग्लोबल उसकी रैंकिंग होती है आपकी पब्लिकेशंस की, उसकी बेस पे तो एक नौज़ायदा यूनिवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल जो ये रैंकिंग थी खासतौर पे जो साइंटिस्ट की, उसमें हम पाकिस्तान में 3रे नंबर पे आए। बस एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे ग्रीनरी हो, पार्क हो, वहाँ पे जो पौधे और बागात हो, और उस ग्रीन कैंपसेस की रैंकिंग में हम तकरीबन 800 नंबर पे आए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान खुद एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। दियोसाई के जो प्लान्स है, दुनिया का जो दूसरा बड़ा ये एक सतह मरतबा प्लेटो कह सकते हैं, मैदान कह सकते हैं, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान है जहाँ पे आजकल फूल खिले हुए हैं, वहाँ पे घास है, और वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे ये स्कर्दू से हमारी यूनिवर्सिटी से सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव पे है। तो हमारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ हमारा यूएनडीपी के साथ और गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदे के तहत हम इसके कस्टोडियन हैं। दियोसाई के नेशनल पार्क के कस्टोडियन हम हैं, सेंट्रल काराकोरम नेशनल पार्क के कस्टोडियन हम हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहरहाल अपनी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह हैं कि वहाँ के जो आबशारे हैं, वहाँ के जो दरिया हैं, वहाँ के जो पहाड़ हैं और ग्लेशियर्स हैं, ये पूरी दुनिया का एक असासा है, मुश्तरका ये हेरिटेज है। तो हम उसको हिफाजत कर रहे हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि बहरहाल शहरों में थोड़ा सा सॉलिड वेस्ट के मसाइल हैं, कराची में भी हैं, अब लाहौर में भी आते जा रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक लोग जिम्मेदारी से अपना सॉलिड वेस्ट को खुद इन सेंस उसको ट्रीटमेंट करते हैं, या उसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। वो दरियाओं में या सड़कों पे वो नहीं फेंक रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के उन पहाड़ों को संभाल सके तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी मेरी यूनिवर्सिटी की। हमारी खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान की मादनियात हैं, मैं समझता हूं कि अगर हमारे पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज, नॉलेज और एक्सप्लोरेशन और सर्वेज और आइडेंटिफिकेशन से तो दुनिया का बेहतरीन किस्म का जो मादनियात और जो प्रेशियस मेटल्स हैं और रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स, ये पाकिस्तान के इन पहाड़ों में मदफन है। और ये दुनिया में किसी के पास नहीं है सिवाय चाइना के पास, और यूरोप में किसी के पास नहीं है, अमेरिका। तो ये हाई टेक जो मटेरियल्स बनते हैं, सैटेलाइट्स के मटेरियल्स बनते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में ये यूज होते हैं। लेकिन हमारे चूंकि बहरहाल अभी तक एक ट्रेडिशनल जियोलॉजी के लोग शायद आपको कान करने के कुछ ना कुछ गाइड कर लेते हैं, मार्बल की इंडस्ट्री थोड़ी सी है ये वो, लेकिन असल में साइंसी बुनियादों पर इस तरह की जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं और दूसरे जो प्रेशियस मादनियात हैं उसको डिस्कवर करना, उसको तालीम देना, उसकी इंडस्ट्रियल लिंकेजेस बनाना, चुके इन्वेस्टमेंट चाहिए। और दुनिया भर की जो पाकिस्तान की कंपनीज को तैयार करना चाहिए कि आप आके गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और वहां से एक्सप्लोर करें। चूंकि बहरहाल ये दुनिया भर की जो ताकतवर अक़वाम है उनकी नजरें गिलगित बल्तिस्तान पे इस वजह से भी हैं कि वो इन मादनियात को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटियों का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इंतहाई जल्दी में अपने आप को रेलेवेंट करें और इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे करें। इस दफा एक बहुत अच्छा तजर्बा हमने किया हुकूमत पाकिस्तान ने, वो ये था कि टूरिज्म खत्म हो गया था पूरी दुनिया में और एयर ट्रैवल भी बंद हो गया था। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वार फुटिंग पे इस दफा बल्तिस्तान के लिए खासतौर पे कराची से डेली फ्लाइट्स आ रही हैं, मुल्तान से आ रही हैं, लाहौर से, सियालकोट से, फैसलाबाद से और इस्लामाबाद से। उससे ये हुआ कि इस दफा एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स टूरिस्ट का आया, जो नेशनल टूरिस्ट थे, पाकिस्तानी टूरिस्ट थे। अगर इंशाल्लाह हालात कोविड के बेहतर होते तो हमें इंटरनेशनल टूरिस्ट भी वहां आएंगे। और स्कर्दू एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको डिक्लेयर भी कर दिया। वहां से दुबई से भी फ्लाइट्स आने शुरू हो जाएंगी और खटमंडू से भी। तो हमें बल्कि बात दफा ये होता है कि जो फॉरेनर्स हैं, यूरोपियंस हैं, जो माउंटेनर्स हैं, हाइकर्स हैं और जो एडवेंचर टूरिज्म देखना चाहते हैं, वो कहते हैं जी कि हम कराची या लाहौर या इस्लामाबाद लैंड करने की बजाय हम डायरेक्टली स्कर्दू में लैंड करें और 15-20 दिन वहां पे रह के वापस चले जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो फ्लैगशिप
प्रोग्राम्स हैं, जो रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं, जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, तहकीक के हैं या डिग्री, उसमें टूरिज्म सबसे टॉप पे है, माइंस एंड मिनरल्स उसके दूसरे नंबर पे है, और साथ हमने कुछ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये तो हैं, लेकिन हमारा फोकस ही होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी अगर मशहूर होती है किसी वजह से, तो वो टूरिज्म की वजह से मशहूर हो। हमारी, चूंकि हम टूरिज्म के डिप्लोमास दे रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज दे रहे हैं, हम लोगों के जो टूरिज्म इंडस्ट्री के हैं, गेस्ट हाउसेज के जो मालकान हैं या उनके ऑपरेटर्स हैं या मैनेजर्स हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं या हत्ता के हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के होटल्स के खाने के कुक हैं, और इस तरह के तमाम लोगों को जो इस इंडस्ट्री, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बजाय आप पीएचडी की डिग्रियां या एमएस की डिग्रियां देके उनको बेरोजगार रखें। आप जो मैट्रिक पास लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको शॉर्ट कोर्सेज दे दीजिए, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दीजिए, स्किल्स उनको दे दीजिए, ताकि ना सिर्फ वो जल्दी जल्दी रोजगार तलाश कर सकते हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट की जो मार्केट है दुबई की और यूएई की, वहां पे अगर हम स्किल्ड टेक्नीशियन भेजते हैं, स्किल्ड आईटी के लोग भेजते हैं, और जो जरूरी नहीं कि आप उनको एक हायर एजुकेशन के लोग भेजें, तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज को बाज मामलात में एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा कि आप मैट्रिक पास, एफए पास, एफएससी पास लोगों को लें, उनको 1-2 साल का जो वोकेशनल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स देंगे, तो उनको फौरन उस इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी में उनको शामिल करें। ये एक रास्ता है, वरना बात जगहों पे हमारे दोस्त इतराज करते हैं कि जो यूनिवर्सिटियां हैं वो अंडर ग्रेजुएट्स की और मास्टर्स की और एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां दे ही जा रही हैं और बेरोजगारों का में इजाफा कर रही हैं, क्योंकि उन ग्रेजुएट्स को, चूंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती, उनके पास इंडस्ट्री को चलाने के लिए, कराची के जो हमारा बिजनेस का सबसे बड़ा हब है, उसको चलाने के लिए जो अकाउंटेंट चाहिए, जो छोटे लेवल के, मिड करियर लेवल के हमें वर्कर चाहिए, वहां पे आप, हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारी सोसाइटी भी यही कर रही है कि हम वाइट कॉलर जॉब्स की तलाश में तो जाते हैं, लेकिन जो अमेरिका जैसे मुल्क में भी काम करने के लिए आपको ग्रे कॉलर जॉब करते हैं, तब जाके इंडस्ट्री का पहिया घूमता है। एक अहम सवाल पैदा हुआ, और आपकी से रास्ते गुफ्तगू यकीनन हमारे लिए मशअल राह है और रहनुमाई है। आपने स्कुर्दू और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से नक्शा हमें बना के दिया है। यहाँ पर एक छोटी सी बात यहाँ पर करेंगे, बल्कि हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस भी हैं, मुतबी किताबों के मुसन्निफ भी हैं, और हमारे साथ मौजूद डॉक्टर प्रोफेसर रुखसर साहब, एक अहम सवाल जो जिस तरह सर ने कहा, तो क्या जिस तरह आप करने जा रहे थे तमाम वाइस चांसलरों को जोड़कर कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप या कोई कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर, ये क्या सिलसिला है? क्या आप गिलगित बल्तिस्तान या जो सर की यूनिवर्सिटी है वहां पर ये सेमिनार्स इस तरह कुछ कर सकते हैं ताकि मजीद कुछ ऐसा बन सके, और जो मालूमात सर ने फराहम की है? पहली बात तो ये है कि जो बात डॉक्टर साहब ने की है, मैं बड़े खामोशी से सुन रहा था। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़े और भी अभी डॉक्टर साहब के पास बहुत खजाना होगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि वो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से लोगों को तैयार करें कि वो बाहर के ममालिक में, चूंकि ये जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो हमारे पास इस वक्त हमारे मुल्क में जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो सबसे बड़ा अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं उन्हीं से आ रहा है। और उसके हवाले से डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान शेयर किया है कि वो जो इनकी यूनिवर्सिटी काम कर रही है और जो डॉक्टर साहब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और हौसला हिम्मत दे। और जो एक बड़ी अच्छी बात की, ये जो इलाका है बल्तिस्तान का गिलगित में, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, और इसकी तस्वीरें अगर हम जब शेयर करते हैं तो लगता है कि शायद वो किस फ्रांस की, पेरिस की, किसी स्विट्जरलैंड या स्वीडन की शायद वो तस्वीरें हैं, लेकिन वो हमारे मुल्क की तस्वीरें होती हैं। तो इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने ये बनाया है और ये जगहें हैं। और उस हवाले से डॉक्टर साहब ने जो बात की कि टूरिज्म को हम, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी ये एक मिशन है कि भाई कि हम टूरिज्म को प्रमोट करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की तरक्की को देखते हैं एक बड़ी पिक्चर में, तो हमें पाकिस्तान में किस तरह से बाहर से पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर आएगा।
देखिए ना, मुल्क मजबूत जब ही होता है कि जब उसके मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो और फॉरेन एक्सचेंज डॉलर की सूरत में आता है, डॉलर आता है तो करेंसी मजबूत होती है, खुशहाली आती है। तो उस हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो बात टूरिज़्म की, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इनका एक प्लान भी है और ये बहुत अच्छा इस पे काम कर सकते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उसको ट्रेन करें, उसको इस तरह से टूरिज़्म की तरफ लगाएँ कि किस तरह से हमारी टूरिज़्म जो है वो प्रमोट हो, बढ़े और ये काम बहरहाल मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को ही करना होगा। क्योंकि अब अगर पाकिस्तान में अगर उम्मीद की किरण नज़र आती है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ से नज़र आती है और डॉक्टर नईम साहब जैसे एजुकेशनिस्ट और माहिर तालीम लोगों का जब वो सरबराह हों यूनिवर्सिटी के, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से ऐसा स्टफ़ तैयार करके जो है वो मार्केट में भेज सकते हैं कि जो जैसे टूरिज़्म को हमें प्रमोट करना है, तो हमें उसके लिए बहुत काम करना होगा। वो अलग बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना होता है और मैं समझता हूँ गिलगित-बल्तिस्तान में कंपैरेटिवली पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हालात लॉ एंड ऑर्डर की हालात बेहतर है। क्योंकि टूरिज़्म के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन जभी होती है कि जब बाहर के लोग अपने आप को महफूज़ समझें, ट्रैवलिंग में आने-जाने में उनको ये खतरा ना हो कि उनको कोई लूट लेगा, कोई चोरी हो जाएगी, कोई नुकसान पहुँचा देगा। और अगर राइट। पाकिस्तान से टूरिज़्म खत्म हुआ है, तो उसके पीछे बड़ी वजह जिस तरह से पाकिस्तान में बदकिस्मती के हालात खराब रहे हैं पिछले दिनों में, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं और काफ़ी कंट्रोल हुए हैं पाकिस्तान में और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है। लोग लोग अब उस ट्रॉमा से निकले हैं और स्पेशली जहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और अब जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, आपने शायद गौर किया या नहीं किया कि डॉक्टर साहब को बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है और अब ज़ाहिर बात है ये बिल्दिस्तान यूनिवर्सिटी जो है ये अभी एक नई यूनिवर्सिटी है और छोटी यूनिवर्सिटी है तो उसका लेकिन डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत जब इस तरह की यूनिवर्सिटी की लीडरशिप में हो और अपने स्टूडेंट्स इवन अपने टीचर्स को भी अगर वो इस काम में लगाएं कि हम किस तरह बल्तिस्तान में किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट लगा दें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के उसमें और मैं कहूँगा कि इसको प्रैक्टिकल बनाएं। ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पे अमल कैसा करें, हम हमारे पास प्लान हो कि हम लोगों को प्लान दें कि आप ये काम करें और हम अट्रैक्ट करें बाहर के लोगों को कि जिस तरह से बाकायदा तौर पर जिस तरह से जो जो ममालिक इस तरह की टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, तो बाहर से बहुत पैसा अपने यहाँ जो है वो अ, तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा थोड़ा-सा कंप्लीट बात को कर लें डॉक्टर रुखसार साहब, ताकि हम फिर सर से एक अहम सवाल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बस मेरी बात मुकम्मल हो गई है और डॉक्टर साहब माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने प्लान हमारे साथ शेयर किया है, अगर जैसे 1-2 बातें जो मैं इनकी बात से जो मैं सम अप करके यहाँ कहूँगा कि एक तो ये कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि ये गिलगित-बल्तिस्तान में उनको इस से बाहर जाके अच्छे रोज़गार कमाएँ और बाहर से पैसा आए। दूसरा ये कि चूँकि ये बल्तिस्तान जैसी खूबसूरत जगह, पाकिस्तान में खूबसूरत जगह हैं ये गिलगित का जो इलाका है, तो वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जो बात अभी डॉक्टर साहब ने की, वो मेरे ख़्याल में डॉक्टर साहब बहुत इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि पाकिस्तान में बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आए क्योंकि इस वक़्त ज़रूरत है पाकिस्तान को के रुपए को मज़बूत होने की। देखिए रुपया जभी मज़बूत होगा कि जब आपके पास डॉलर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है ना? तो बस यही मैंने कहना था और बाकी आप जी। सर नईम खान साहब, आप हमें ये बताइए कि इस वक़्त आपकी क्या प्लानिंग है यूनिवर्सिटी के हवाले से, और क्या तवक्को रखते हैं इस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान से कि किस तरीके से वो यूनिवर्सिटी के सिलसिले में किरदार अदा करे, और आपके क्या तरीक़ेकार होंगे?
देखिए, बल्कि अभी जो 2-3 दफा ये हमारा राब्ता जो डिस्कनेक्ट हुआ, इसकी वजह ये थी कि लोड शेडिंग का जो चैलेंज पाकिस्तान को 15-20 साल से है, वो अभी आइस गैस है, पानी का जो जखीरा है सॉलिड आइस के लिए, वो एक तो कुतुब शुमाली है और कुतुब जनूबी के बाद तीसरा बल्तिस्तान में है। तो इसके बावजूद कि दुनिया का तीसरा बड़ा पानी का जखीरा हम रखते हैं और वहां के दरिया नदी नालों से कहते हैं जी कि 50,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा हो सकती है, पूरे पाकिस्तान की जो जरूरियात से भी ज्यादा। लेकिन बड़ा वही बात है कि जो पोटेंशियल को यूज करना, उसको नेशनल ग्रिड के साथ लग चुके, वहां पे मुख्तलिफ अजला में छोटे छोटे लोकल विलेज लेवल के अपने जो टर्बाइन्स हैं, वहां से वो बिजली पैदा करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अगर कराची में हूँगा तो कराची के तमाम वो बड़े हमारे सरमायादार हैं, सरमायाकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो करोड़ों अरबों रुपए के वो असासे रखते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती किस तरफ इन्वेस्टमेंट करें। तो पूरी पाकिस्तानी कौम एक रियल एस्टेट और इस तरह के नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो हमारे इस तरह के इंसेंटिव, गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ वैल्यूज में इंडिपेंडेंट पावर यूनिट्स लगाएं, उससे उनको एक बेहतरीन वापस उनको इनकम भी उसमें आनी चाहिए, ताकि वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यूजफुल हो। और हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पिछले 30-40 सालों में हमने शायद एक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री बना ली है पूरे पाकिस्तान में, फैसलाबाद में, गुजरात में, लाहौर में, कराची में, लेकिन शायद हम बाकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। लीडरशिप है, कोई दुनिया का पसमानदा मुल्क ना है और ना रहना चाहिए। हमें जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, बायोटेक्नोलॉजी की है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की है, दूसरी जो हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे आपको छोटी सी कोई चीज बना के तो करोड़ों रुपए आप उसमें से कमाते हैं, बजाय इसके कि हम रॉ मटेरियल का वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा कंपिटेटिव, जैसे हमारे हवाई जहाज की इंडस्ट्री है, अब खासतौर पर डिफेंस इंडस्ट्री में पाकिस्तान की रैंकिंग बड़ी अच्छी है। तो हमें इस तरह के एरियाज में, जहां पे हम दुनिया में, एशिया में, अफ्रीकन कंट्रीज में, और खासतौर पे कराची की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी बड़ी जबरदस्त पेनिट्रेशन है, पूरे अफ्रीका में है, यूरोप में है। तो इस पे हमें मजीद क्वालिटी के एश्योरेंस और पैकिंग और इस अगर हम ला सके तो हम दुनिया के टॉप के 5 कंट्रीज में जो अद्वियात हैं और ड्रग्स हैं और मेडिसिन हैं, उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और ये एक हमारे पास एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। और खासतौर पे इसमें जो नई नई चीजें आ रही हैं कोविड-19 की वजह से, आप देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी, बायो हैजर्ड्स और इस तरह के जो रिसोर्सेज है वो रेलिवेंट हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान की सोसाइटी में, बड़ा पोटेंशियल है। और मैं क्योंकि यूरोप में पढ़ाता रहा हूँ पीएचडी के लिए कनाडा गया, पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन तालिब इल्म गर्दाने जाते हैं, उसमें चाइना के, इंडिया के, पाकिस्तान के इन तलबा तालिबात को पूरी यूनिवर्सिटियां, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियां इनको हायर करना चाहती हैं, इनको दाखिला देना चाहती हैं, इनको स्कॉलरशिप देना चाहती हैं। उनको ये पता होता है कि ये जब किसी क्लास में चाइना का तालिब इल्म, इंडिया का और पाकिस्तान के तालिब इल्म बैठेंगे तो उसके स्टैंडर्ड्स और कंपटीशन बहुत हाई कर देते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान बच्चे हैं उनमें बहुत बड़ा ही पोटेंशियल है। और ये 22 करोड़ की आवाम, जिसको कहते हैं जी कि 70% ये यूथ हैं, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये बहुत बेहतरीन एक एडवांटेज है, ये पॉपुलेशन को मैनेज करना। इस तरह के नौजवानों को जो होता ही है कि जो यूरोपियन मालिक में, उनको 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र के जो एबल बॉडीज हैं, जो के काम करने वाले लोग हैं, एज होती है, हिम्मत वाले लोग होते हैं, वो उनके पास पॉपुलेशन यूथ की नहीं है। हमारे पास तो बहुत बड़ी यूथ की, और हम उनको सड़कों पे और चौराहों में बेचारे वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उनको डाइवर्ट करना है। और मेरा ख्याल है कि ये लेबर फोर्स, ये टेक्निकल फोर्स फिलीपीन से, इंडिया से, श्रीलंका से, ये लोग बाकायदा सर्टिफाइड करके उनको भेजते हैं। हमारे जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, सबसे लोएस्ट पेड टेक्नीशियंस होते हैं, क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटीज के सर्टिफिकेट्स नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी को, और ये जो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस की बात हो रही थी कि इंडस्ट्री के लोग यूनिवर्सिटियों के पास जाएं
उनसे पूछे जी कि हमारी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। हमारे कराची में सॉलिड का और ये जो सेवरेज के वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो सारा उठा के हम समुद्र में फेंक देते। तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन जो एनवायरनमेंट का, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट का, एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट का, और खासतौर पर पाकिस्तान में तकरीबन कोई 25 मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स हैं। पहाड़ों के अलग इकोसिस्टम्स हैं, सहराओं के अलग इकोसिस्टम्स हैं, समंदरों के और कोस्टल एरियाज के। तो ये दुनिया को इस तरह की बेहतरीन डाइवर्सिटी पाकिस्तान दे सकता है, पाकिस्तान के पास है। तो इंडस्ट्रियल यूज है कि हम ऐसे ऐसे, मैं खुद एक बायोलॉजी का उस्ताद हूं, और दुनिया भर में जो 90% मछली की पैदावार है वो समुद्रों से आती है। समुद्रों से भी वो एक्वाकल्चर के जो फार्म्स हैं वो दुनिया भर में फिश को प्रोड्यूस करते हैं। उसको कहते हैं कि वो समुद्रों के अंदर हैंगिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जहाँ पे वो नेट्स के अंदर, जालों के अंदर मछली को बड़ा करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक भी फिश फार्म समुद्र में नहीं है, सारे लैंड लॉक किस्म के। तो हमें जल्दी से जल्दी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट भी करना है, उसको अप्रोप्रिएट भी करना है। हमें अपने जो, मैं जैसे मैं पहले कहा कि अपने इंडस्ट्रियल फोर्स को, खास तौर पे तलबा को और तालिबात को 4 साल की जो BS के डिग्री प्रोग्राम है उसमें उनको क्लासें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप उनको रीडिंग मटेरियल्स दीजिए थोड़ी थोड़ी क्लासिक से, लेकिन जितना ज्यादा वक्त वो प्रैक्टिकल लगाएंगे, इंडस्ट्री में लगाएंगे, इंटर्नशिप पे लगाएंगे। मुझे खुशी इस बात की कि कराची का IBA इंस्टीट्यूट और सक्कर का IBA इंस्टीट्यूट ये अपने स्टूडेंट्स को फॉरेन मार्केट में भेज के उनके लेक्चर्स और थ्योरेटिकल उनको लेक्चर देते। और जब वो बच्चे डिग्री लेके किसी इंडस्ट्री में जाते तो उनको कोई इंडस्ट्री के साथ काम करने का, उस सर्विस इंडस्ट्री के साथ काम करने का उनको पास तजर्बा नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें बहुत ज्यादा इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ कि स्पेन में मैं 2019 में गया तो स्पेन वाले अपने 5-5 तलबा तालिबात का एक ग्रुप बना देते हैं। उनसे कहते हैं कि आप अपनी एक कंपनी को बनाएं, उस कंपनी को लॉन्च करें, उसको सर्टिफिकेशन उसको देते हैं, और वहां पे कंपनी बनाना और बिजनेस कारपोरेशन बनाना सिर्फ 2 दिन का काम होता है। उनको फिर वो कहते हैं आप इस कंपनी को, बिजनेस को रन करके 4 साल में हमें साबित करके देंगे जी आपकी बिजनेस कंपनी जो रन कर रही है, हम आपको BBA की डिग्री दे देते हैं। तो ये एक, और वहां पे कोई क्लासेस नहीं होती, सिर्फ कोचिंग होते हैं जो उनको बिजनेस के दौरान, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाए, कभी उनको इंडस्ट्रियल जोन्स में लेके जाते हैं, कभी उनको वो जो ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्शन कराते हैं, फिर वो चाइना उनको ले जाते हैं एक सेमेस्टर के लिए। और ये तमाम अखराजात वो स्टूडेंट्स खुद बर्दाश्त करते हैं। उनकी जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, इस तरह की कंपनीज हमें भी, नौजवानों को खासतौर पर मैं देखता हूँ कि कराची के लोगों में पूरे पाकिस्तान से ज्यादा एक एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस का सेंस उनके अंदर है। अगर हम ये जो कंपनी बनाने का, फर्म है बनाने का, और हमारे जो बहुत लंबा चौड़ा 30-40 मुख्तलिफ विंडो से हो गए, आपको एक कंपनी का रजिस्टर कराना पड़ता है और इनकम टैक्स से लेकर फलाना। अगर हम इस प्रोसेस को सहल करते हैं तो कराची का हर नौजवान एक एंटरप्रेन्योर होगा, हर नौजवान सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, हर नौजवान उसकी एक कंपनी होगी और वो पाकिस्तान सर्विसेज देगा यूरोप को। तो मेरा ख्याल है कि ई सर्विसेज, ई कॉमर्स से लेकर, और आजकल चूंकि ग्लोबल इस पेंडेमिक की वजह से मजीद बेहतर हो गया कि आप बच्चों को ट्रेन करके वो घर बैठ के ही, खवातीन घर बैठ के ये ई बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है और ये सारा काम यूनिवर्सिटीज ने करना है। गवर्नमेंट बहरहाल उसको इंसेंटिव्स देना चाहिए, चूंकि ओवर द ईयर्स ये हुआ कि हायर एजुकेशन कमीशन, जिसकी 2017 में 85 बिलियन उसको बजट दिया गया था, अब वो कम करके 60 बिलियन तक आ गए। तो ये थोड़ी सी गवर्नमेंट को एजुकेशन की प्रायोरिटी को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क के नौजवानों की मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए ये बड़ी ही, ये जाया नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान ने जो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम किया हुआ है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बच्चों को सस्ते किस्म के या इंटरेस्ट फ्री ज्यादा वो लोन्स देते हैं और उनको बच्चों को वो पे बैक करना पड़ता है। तो पाकिस्तान के नौजवानों को आजकल जो 228 यूनिवर्सिटी में हुकूमत पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम का ये स्लोगन है कि कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है और उसके पास अगर वो 45,000 रुपये उसकी फैमिली इनकम से कम है तो उसको हम स्कॉलरशिप देंगे।
तो ये दुनिया में किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे नौजवानों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और इंशाल्लाह हम अगर इस पे रहे, एक्टिव रहे और सोचते रहे, तो जैसे डॉक्टर रुखसार साहब ने कहा था कि मुल्क में जो अमन आमा की सूरत हाल है, जो वायलेंस की सूरत हाल है, जो ख़वातीन के बच्चों के हुकूक की बातें हैं, तो ये एक ऐसा वकील में जहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ट्रैफिक के निज़ाम को सही अंदाज से चलाया जाए। ये एक सिविलाइज्ड माशरे की तश्कील के लिए यूनिवर्सिटियों ने ही एक तरफ तो टेक्नोलॉजी देनी है, दूसरा उनकी अखलाकियात का जो दर्स है वो मस्जिद से आएगा, मिंबर से, महराब से आएगा और यूनिवर्सिटी और स्कूलों से आएगा। क्योंकि बहरहाल अगर ये नौजवान, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 12 करोड़ नौजवान हैं, अगर उनको हमने अखलाकी तरबियत ना दी, उनको आईटी और इंटरनेट की जो बेहतरीन इस्तेमाल है, मुस्तबत इस्तेमाल, इसके लिए तैयार ना किया। हमारे लोग सॉफ्टवेयर को बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका मिस यूज़ भी कर रहे हैं। और ये खासतौर पर जो नेगेटिविटीज़ को अगर हम कर, तो हमें इन नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा, ताकि एक पाकिस्तान दुनिया का एक पुरअमन मुआशरे तौर पे, एक पीसफुल सिटीजन के तौर पे, और खासतौर पे जो पार्टिसिपेशन है, डेमोक्रेसी है, इस तरह की ये वैल्यूज, ये यूनिवर्सिटी के जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट बनेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बिल्कुल वक्त हमारा क्योंकि महदूद होता है। प्रोफेसर, डॉक्टर, वाइस चांसलर हैं आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के। नईम अहमद खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। हम आखिर में आपसे पैगाम लेंगे, फिर यकीनन अपने डॉक्टर साहब से पैगाम लेंगे, डॉक्टर रुखसार साहब से, फिर इजाज़त भी चाहेंगे। कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू से पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। पिछले 20-30 सालों में अगर कोई मुश्किलात आई भी हैं, तो आपका मुस्तकबिल बेहतरीन है। आप देखिए कि हमारे गिरदोनवा में हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर आते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जो हमारे कायदीन ने आज से 8-10 साल पहले जो CPEC के प्रोग्राम शुरू किए, कनेक्टिविटी के प्रोग्राम शुरू किए, अगर यहाँ पे हम अमन के साथ और हिम्मत के साथ, क्योंकि दुनिया के अकवाम जो हमारे से जेलस हैं, हमारे रिसोर्सेज से जेलस हैं, हमारी तरक्की की रिकॉर्ड, वो एक 5th जनरेशन वारफेयर के जरिए नौजवानों में मायूसी फैलाते हैं, इंटरनेट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए। आपने पाकिस्तान का जो मरकजी हुकूमत से लेकर कायद आज़म के और अल्लामा इकबाल के अफकार के मुताबिक यकजहती, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन के साथ रहना है, तो ये अपॉर्चुनिटीज आप इसको अवेल कर सकेंगे। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में और दूसरे ममालिक में कुछ टर्माइल आया, लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने अपने आप को संभाला। हमारे मुल्क में कराची में और फाटा में और बलूचिस्तान में हालात अब पिछले 10-15 साल के मुकाबले बहुत बेहतर हैं। तो इसलिए आपको, जैसे हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में कुछ इंतशार की वजह से नौजवान वहाँ से भागना, आपको इस मुल्क पे इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसलिए अब आपका मुल्क आपके हवाले है, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो इसको संभाले, और इससे बेहतर मुल्क पूरी दुनिया में, फलस्तीन के लोगों से पूछ लीजिए, कश्मीर के लोगों से पूछ लीजिए, चचनिया के नौजवानों से पूछ लीजिए कि इतना बड़ा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, ये आपका बहुत इसकी कदर करनी है, और इसी में से हमने रोजगार निकालने हैं, और इसी में हम इंशाल्लाह इसको मजीद इसका चेहरा खूबसूरत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं पैगाम डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू है उसी से कंक्लूड करके ही, कंक्लूजन से ही मैं पैगाम दूंगा। जो डॉक्टर साहब ने जो जबरदस्त बातें की, डॉक्टर साहब ने एक बात जो की कि हम जो 4 साल का BS प्रोग्राम कराते हैं, उसमें हम जो पढ़ाते हैं, हमें चाहिए कि हम उसको जरा प्रैक्टिकल करवाएं। बच्चों को बहुत ज्यादा उन 4 सालों में किताबें तो पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ाएं, लेकिन वो प्रैक्टिकल हो और प्रैक्टिकल चीजों में उनको इन्वॉल्व करे। तो इसकी मैं मिसाल इस तरह से दे सकता हूँ कि अगर मैं ड्राइविंग को मैं पढ़ाता रहूं और मैं ड्राइविंग में 10 किताबें पढ़ा दूं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा कि ड्राइविंग की सीट पे बिठा दूं और उसको बोलूं कि भाई ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये तुम्हारा स्विच है, और अब आप गाड़ी चलाएं। तो मेरे ख्याल में वो आधे घंटे में गाड़ी चलाना सीख जाएगा। वो एक अलग बात है, प्रैक्टिस होने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन किस तरह से ड्राइव होती है और किस तरह से गाड़ी स्टार्ट होती है, किस तरह से गाड़ी चलती है, तो वो सीख जाएगा। जबकि मैं अगर कई माह तक, 1 साल तक उसको सिर्फ ये पढ़ाता रहूं कि ड्राइविंग ऐसे की जाती है, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा आधे घंटे 1 घंटे की जो मैं ड्राइविंग सीट पे बिठा के उसको जो कुछ सिखाऊंगा, वो उन 2 साल की
तालीम जो मैं क्लासरूम में दूंगा और पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल में मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की है डॉक्टर साहब की बात को, और उसी से फिर उसको फायदा भी होगा। जनाब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, आपने पैगाम दिया और मालूमात फराहम की, और प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला और मालूमात भी हमारे रहनुमाई की। अब हमें अंदाजा हुआ कि बल्किस्तान खसूसियात आज की है, आगे फिर अपना किरदार अदा कर रही है, और यकीनन जो मुफीद मालूमात है वो यकीनन हमारे जरूर देखेंगे और उस पर अमल कराते होंगे। आज शख्सियत का बेहद शुक्रिया, यूनिवर्सिटी में इजाजत।